नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? मजेतच राहायला हवं. मी सुशांत, तुमचा फिजिक्स टीचर ॲज युजल, राईट. स्वागत करतो या अमेझिंग एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवर ज्याचं नाव आहे फिजिक्सवाला. काय म्हणता मंडळी? अभ्यास जोरात ना? करायलाच पाहिजे. तब्येतीची काळजी घ्यायलाच पाहिजे आणि पूर्णपणे झोप सुद्धा असायलाच पाहिजे. त्याच्याशिवाय अभ्यास होणार नाही, मन प्रसन्न राहणार नाही आणि केलेल्याचं सॅटिस्फॅक्शन सुद्धा मिळणार नाही. म्हणून अभ्यासासोबत स्वतःवरही अभ्यास करायला शिका. ओके, चला. आज एकलव्य 2.0 या सिरीजमध्ये मी तुमच्यासाठी एक नवीन चॅप्टर घेऊन आलेलो आहो ज्याचं नाव आहे वेव्ह ऑप्टिक्स. ओके, ज्याच्यामध्ये आपण MIC दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आपण बघणार आहोत. काय काय बघणार आहोत या चॅप्टरमध्ये बेटा? आपण इंट्रोडक्शन बघणार आहोत, ठीक आहे. त्यानंतर नेचर ऑफ लाईट, कॉर्पस्कुलर नेचर, वेव नेचर, हे दोन नेचर्स आहेत, तुम्हाला माहिती है. उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट देखेंगे, लाइट एज ए वेव देखेंगे हम, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे 7 में, है ना, दिस इज लाइट एज वेव हो गया. तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे. लाइट पोलराइजेशन देखेंगे, ठीक है, पोलराइजेशन देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे इंटरफेरेंस, है ना. ये मेन टॉपिक है जिनके मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं बेटा. और साथ ही साथ हम देखेंगे डाइफ्रैक्शन, बराबर है, ओके, डाइफ्रैक्शन और रिजॉल्विंग पावर. ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, ठीक है. अगर आप इतने भी करके जाते हो तो भी वेल इनफ. आप बोलोगे सर इसमें तो चैप्टर ही खत्म हो गया और इसके अलावा चैप्टर में है ही क्या? बराबर नहीं, लेकिन इसके अंदर भी सब टॉपिक्स बहुत है बेटा. मैं सारी चीजों को आपको करवा के दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. सुरू करूया आपला पहिला, दॅट इज इंट्रोडक्शन. तर डेफिनेटली फिजिक्स मध्ये आपण फिजिकल क्वांटिटी बद्दल शिखतो, राइट, है ना. फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मोशन हो गया, बराबर है. उसके बाद लाइट हो गया, तो लाइट के बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, ये सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. तो बेसिकली ये सारी चीजें आती कहाँ से बेटा? एनर्जी से आती है ना. क्योंकि एनर्जी से क्या आएगा? देखो, फोर्स आएगा, फोर्स से एक्सलरेशन, एक्सलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से मोशन आता है. तो बेसिकली सारी चीज का जो क्या बोलेंगे ओरिजिन है, ज्याला मराठीत आपण उगम म्हणतो, ती कुठून आहे? एनर्जी. अगदी त्याच प्रकारे लाईट सुद्धा व्हॉट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू नो इट वेल. मग ह्या चैप्टर मध्ये आपल्याला काय शिकायचं? इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको क्या देखना है बेटा? लाइट से एसोसिएटेड फिनोमिना देखना है, ठीक है. लाइट से एसोसिएटेड फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बराबर. तो वही देखेंगे. सामने चलते हैं. सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट. लाइट का नेचर कैसा है? लाइट का नेचर कैसा है इसको बताने के लिए दो साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी बेटा. पहला था न्यूटन सर और दूसरे थे हमारे हाइजेंस सर. तो न्यूटन्स के हिसाब से जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल ट्रैवल होता है ना. और हाइजेंस के हिसाब से जो लाइट है इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. आप यहां पे देख सकते हो. कॉर्पस्कुलर थ्योरी बाय व्हाट? न्यूटन सर, ओके, एंड वेव थ्योरी बाय हाइजेंस सर, बराबर. न्यूटन सर के हिसाब से लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉर्पस्कुल्स, बट अकॉर्डिंग टू आवर हाइजेंस सर लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, बराबर. जो कॉर्पस्कुल्स है वो कैसे बेटा? रिजिड, इलास्टिक और मासलेस, है ना. और वेव को ट्रैवल होने के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? ईथर की जरूरत होती है. ऐसा किन्होंने बोला? हाइजेंस ने बोला. उसके बाद जो अलग अलग कलर्स होते हैं पार्टिकल्स के, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? साइज ऑफ द पार्टिकल्स. और इन द सेम वे वेव थ्योरी बोलती है कि जो कलर्स है वो किसके हिसाब से होती है बेटा? वेव्स, वेवलेंथ के हिसाब से होती है, ठीक है. वेव्स के हिसाब से नहीं, अलग अलग कलर जो है इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ, राइट. अब देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ वेव थ्योरी क्या है. ड्रॉबैक ऑफ वेव थ्योरी में ईथर जो है ना, एक्सपेरिमेंट ये बताया कि ईथर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये जो सारी चीजें हैं जो उन्होंने बताया दैट विल बिकम व्हाट? रिडंडेंट. अगर ईथर ही नहीं है, यानी ईथर नहीं है तो मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो डिस्टर्बेंस कहां से ट्रैवल होगा भाई? तो ये जो चीज है ये हमको यहां पे एज ए ड्रॉबैक करके मिल जाती है. सो दिस इज व्हाट? द ड्रॉबैक ऑफ योर वेव थ्योरी. उसके बाद न्यूटन सर बोलते हैं कि जो भी रिफ्लेक्शन है इट इज ड्यू टू व्हाट? रिपल्शन होता है. और जो भी रिफ्रैक्शन है इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? अट्रैक्शन, है ना. ये ऐसा कौन बोलते हैं बेटा?
न्यूटन सर बोलते हैं जब वो लाइट के फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि भैया अगर ऐसा होता है ना कि अगर अट्रैक्शन होता लाइट पार्टिकल्स के बीच में और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में, तो बेटा ऐसा होता ना कि जो डेंसर मीडियम में उसमें लाइट का वेलोसिटी ज्यादा होता और रेयर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम होता। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट नहीं करता है, इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई। फिर से एक बार बताता हूं, सब लोग ध्यान देंगे। देखो, लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए दो थ्योरी आई है ना। पहिली थ्योरी कुठली? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। दूसरी कुठली? वेव थ्योरी है ना, वेव थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरीच्या अनुसार लाइट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पस्कुल्स। कॉर्पस्कुल्स जे आहे ते वेटलेस आहे, ते रिजिड आहे, बरोबर। डिफरंट कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरंट साइजेस ऑफ द कॉर्पस्कुल। रिफ्लेक्शन होत आहे कारण रिपल्शन होत आहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आणि कॉर्पस्कुल मध्ये। रिफ्रॅक्शन होत आहे कारण अट्रॅक्शन आहे कॉर्पस्कुल्स आणि रिफ्रॅक्टिंग सरफेस मध्ये। पण ह्या गोष्टी एक्सपेरिमेंटनी सॅटिस्फाय नाही करू शकल्या, त्याच्यामुळे ही थ्योरी फेल झाली। मग वेव थ्योरी आली। वेव थ्योरी म्हणतात लाइट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, पण वेवला ट्रॅव्हल होण्यासाठी मीडियमची गरज असते आणि म्हणून ते सांगतात की सन पासून जे लाइट अर्थ मध्ये येते त्याच्या मधात इथर हा मीडियम आहे, जे आपल्याला माहिती आहे की तो काही मीडियम तसं नसतो, बरोबर आहे। मग नंतर ते माहित झालं की ते तर नाहीच आहे, इथर नाहीच आहे, म्हणून ते थ्योरी सुद्धा अल्टिमेटली फेल झाली। अल्टिमेटली म्हणजे सगळेच फिनॉमिना लाइटचे व्यवस्थित डिस्क्राइब नाही करू शकली। ते काय म्हणते कि लाइटचे जे वेगळे वेगळे कलर है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, है ना। तो आपको एग्जाम में, मैंने ये सिर्फ टेबल फॉर्म में क्यों लेके आया है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट पूछता है बिटवीन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड हाइजेंस वेव थ्योरी, है ना। तो अलग अलग पढ़ने से अच्छा इसको कंबाइन में पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। ड्रॉबैक में यहाँ पे ईथर नहीं होता। ड्रॉबैक में यहाँ पे देयर इज, अगर ऐसा है कि भैया रिफ्रैक्टिंग सरफेस और आपका कॉर्पस्कुल में अट्रैक्शन है तो डेंसर मीडियम में ज्यादा वेलोसिटी होना चाहिए एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेयरर मीडियम में ज्यादा वेलोसिटी होती है, तो ये ध्यान में रखना। तो आज जो इस्टेब्लिश कंडीशन है वो क्या है? लाइट शोज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, बराबर। क्योंकि लाइट के आज हमको ये इस्टेब्लिश फैक्ट पता है कि लाइट की कुछ ऐसा फिनोमिना है कि लाइट को एज ए पार्टिकल करके हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे हमको पता है क्या कि लाइट का वहां पे हमने पार्टिकल नेचर, फोटोन वाला नेचर वहां पे यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था। वेव नेचर लेके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता सकते। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन light takes different form, that is either particle or wave nature. In some condition wave nature dominates and in some condition particle nature dominates. Hence मैं यहाँ पे लिख दूं, hence light has, है ना, hence light has dual nature। कौन सा नेचर है बेटा? ड्यूअल नेचर, है ना। दो दो रूप है लाइट के, है ना। एक होता है आपका पार्टिकल और दूसरा होता है आपका वेव। अब लाइट एज अ वेव अगर हम पढ़ते हैं तो वेव, वो वेव कौन सी है, कैसी है, इसके बारे में हमको जानना है। अभी हमको सबको पता है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एक दूसरे को वाइब्रेट होती है, और ये दोनों जो है डायरेक्शन ऑफ द वेव को भी वाइब्रेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन ऑफ वेव को भी परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात करूं, सो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ओके। सो सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस विल बी व्हाट योर मैग्नेटिक फील्ड। तो तीनों जो है एक दूसरे को कैसे होता है बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं। कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये आपने पहले ही पढ़ लिया है। वेवलेंथ, उसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 10 टू द पावर -15 मीटर्स है, ये -15 मीटर्स है टू फ्यू किलोमीटर्स। उसके बाद बहुत सारी वहां पे स्पेक्ट्रम होता है, जैसे आपको पता है ना, लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम को वेवलेंथ के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर कैसे आएगा? असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो सबसे कम रहेगा गामा रे, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ रहेगी एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो एंड फिर रेडियो। अगर मैं विजिबल रेस की बात करूं बेटा, तो ये 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में इसकी वेव्स मिलती है, ठीक है। माइंड इट, बस ये ध्यान में रखो, ये 3-4 पॉइंट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इजी जाएगा। अब हाइजेंस सर की जो वेव थ्योरी है उसके बेसिस पे
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें हमको इस सिलेबस में पढ़नी है। देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, लाइट को पढ़ना है तो लाइट से एसोसिएटेड फिनोमिना पढ़ना है। फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए लाइट का नेचर बताना जरूरी है। अब कुछ थेरीज आई जो बोलती है लाइट को पार्टिकल है, कुछ थेरी आई जो लाइट को बोलती है वेव है। तो अब हमको पता है लाइट को दोनों नेचर है, तो डेफिनेटली कुछ जो चीजें हैं वो लाइट एज ए पार्टिकल करके डिस्क्राइब होगी और कुछ जो चीजें हैं वो लाइट एज ए वेव करके डिस्क्राइब होगी। तो लाइट एज अ वेव डिस्क्राइब करने वाली जो भी चीजें हैं वो हमको इस चैप्टर में मिलेगी। कळलं का मी काय म्हणतोय, बरोबर? तर तेच आहे, लाईट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, हायजन सर म्हणतात, आणि ह्याच्या बेसिसवर रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, इंटरफरन्स, डायफ्रॅक्शन, पोलरायझेशन एक्सेट्रा ह्या सगळ्या गोष्टी ते काय करतात, डिस्क्राइब करतात। आता हायजन सर जेव्हा स्वतःची थ्योरी देत है ना, हायजन सर जब अपना कंसेप्ट यूज कर रहे हैं या फिर कंसेप्ट अपना बता रहे हैं, तो बताने के लिए कुछ चीजें आपको पहले समझना जरूरी है। जैसा पहला, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। जिसको खुद का लाइट हो प्राइमरी सोर्स, जो किसी और के लाइट की वजह से चमके सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स देखो सन है, मून जो है सन के वजह से ग्लो होता है, तो मून जो है सेकेंडरी सोर्स। उसके बाद वेव फ्रंट है ना, तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, ये सारी चीजें आपको हाइजेंस वेव थ्योरी समझने के लिए पहले ये चीजें समझना जरूरी है। तो वेव फ्रंट क्या है? इट इज द लोकस ऑफ, है ना, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द मीडियम हैविंग सेम फेस इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये तालाब है और आपने ऊपर से यहां पे पत्थर डाल दिया बीच में, बराबर? तो जब आपने पत्थर डाल दिया बीच में, बराबर, ये जब आपने यहां पे पत्थर डाल दिया तो यहां से वेव जनरेट होगी जो हर डायरेक्शन में जाती है ना, ऐसा आपको गोल गोल दिखता है हर जगह, रिंग्स बनती है अगर आपको याद आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब मैंने यहां पे पत्थर डाला तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, है ना, यानी जहां पे भी आपको ऐसी रिंग दिख रही है उस रिंग पे के सारे जो पार्टिकल्स है वो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, वो सेम फेज में है। और क्यों ना हो, क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पे है उस सेंटर पॉइंट से। समझ में आ रहा है? तो ये जो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स है जिनका फेज डिफरेंस कैसा, जिनका फेज कैसा है सेम, उनको क्या बोलेंगे हम बेटा? उनको बोलेंगे हम वेव फ्रंट, बराबर? तो ये हो गई एक वेव फ्रंट, ये हो गई दूसरी वेव फ्रंट, ये हो गई तीसरी वेव फ्रंट। अब सीधी सी बात है, पहले ये वेव फ्रंट आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, है ना। तो ये जो हमने सोर्स लिया है ना, ये समझ लो आपका स्पेरिकल सोर्स है, यानी राउंड सोर्स है, बराबर? तो राउंड सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलेगी वो स्पेरिकल निकलेगी। अगर प्लेन है तो प्लेन वेव फ्रंट आएगी। सर प्लेन वेव फ्रंट कैसे आएगी? सन से जो अर्थ के ऊपर जो भी लाइट आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, बराबर है? क्योंकि सन से जो भी चीज निकलेगी वो अर्थ पे पहुंचने तक स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये सन है ना, और सन का ये वेव फ्रंट है और हमारी अर्थ जो है वो इतनी सी है। तो आप देख सकते हो अर्थ से जो पास हो रही है वेव फ्रंट दैट इज द प्लेन वेव फ्रंट, बराबर? तो ये बात ध्यान में रखना। सो व्हाट इज द वेव फ्रंट? तो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द मीडियम हैविंग सेम फेज, है ना, ये सेम फेज, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद आता है वेव नॉर्मल। वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर लाइन लगाओगे तो वेव नॉर्मल हो जाती है, और वेव नॉर्मल हमको डायरेक्शन ऑफ द वेव बताती है। अब जैसे देखो ये वेव फ्रंट है, इसको परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये क्या बन गई? वेव नॉर्मल बन गई, है ना। ये आपकी प्लेन वेव फ्रंट है, उसको परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या हो गई? आपकी वेव नॉर्मल हो गई। समझ में आ गया? तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज व्हाट वेव फ्रंट, है ना। मैं यहां पे भी लगा दूं वेव फ्रंट, और यहां पे जो है मैं वेव नॉर्मल बना दूं, तो ये जो लाइन है दिस इज व्हाट वेव नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट हाइजेंस प्रिंसिपल। अभी ये सीखना हमको जरूरी है क्योंकि इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें यहां पे क्लियर होने वाली है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलते हैं बेटा? कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट तो आपने देख लिया, दैट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट emitting secondary light waves called wavelets in all directions, which travels with the speed of light in the medium. The new wavefront can be obtained by taking the envelope of these secondary wavelets traveling in the forward direction and is thus the envelope of secondary wavelets in the forward direction. The wavelets in traveling in the backward directions are ineffective. अब ये क्या बोला ये मैं आपको यहां से समझा के बताता हूं। देखो
मान लो ये मेरा स्पेरिकल वेव फ्रंट है, सॉरी ये मेरा स्पेरिकल सोर्स है, तो यहां से क्या होगा बेटा, लाइट हर जगह निकलेगा, बराबर। तो मैंने पकड़ लिया दो टाइम, है ना, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। मैंने ये वाली वेव फ्रंट इमेजिन कर ली कि ये वाली वेव फ्रंट बन गई है, यानी लाइट जो है वो यहां तक पहुंच गया है। तो हाइजन के हिसाब से हर एक पॉइंट उस वेव फ्रंट पे क्या एक्ट करेंगे, एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, है ना, क्या एक्ट करेंगे, एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि ये तो प्राइमरी सोर्स है, तो वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। यहां पे देखो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट दिया गया है, बराबर। उससे क्या निकलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगे। यहां देखो सेकेंडरी वेवलेट्स है ना, यहां से नई वेव्स शुरू होंगी। देखो इस पॉइंट से ये वेव निकली, इस पॉइंट से ये वेव निकली, बराबर, इस पॉइंट से ये वेव निकली, ऐसा करते करते सारी वेव्स निकल गई, बराबर है। अब मान लो मुझे t इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू थोड़ा सा कैपिटल टाइम कैपिटल T के बाद, देखो ये t इज इक्वल टू 0 है, तो एट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T पे मुझे क्या लेना है बेटा, मुझे वेव फ्रंट देखना है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी ये वाला जो मेरा रेडियस है वो क्या लूंगा, v इंटू टी, बराबर, क्योंकि डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम रेडियस लेके मैं ऐसा एक स्पीयर बनाऊंगा, हाफ स्पीयर बनाऊंगा, बराबर है। हाफ स्पीयर बनाने के बाद, सभी के हाफ स्पीयर बनाने के बाद सबको एक लाइन से जो है मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी, वेव फ्रंट एट टाइम कैपिटल टी। सिंपल, दिस इज व्हाट योर हाइजेंस प्रिंसिपल। यानी अगर मुझे, है ना, वेव फ्रंट चाहिए आफ्टर टाइम कैपिटल टी, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी इनिशियल वेव फ्रंट है उसके हर पॉइंट को एज ए सेकेंडरी सोर्स इमेजिन करूंगा, और वहां से ये डिस्टेंस दैट इज वीटी, है ना, यही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना कैपिटल टी टाइम में, तो वीटी को पकड़ के मैं ये हेमिस्फीयर बनाऊंगा, है ना। इसको क्या बोलूंगा मैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, है ना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बोलूंगा। वहां से वेवलेट्स निकलेगी, और उस वेवलेट का जब मैं एनवलप बनाऊंगा तो मुझे आफ्टर टाइम कैपिटल टी क्या मिलेगा, वेव फ्रंट मिलेगा, बराबर है। इसलिए यहां पे लिखा गया है इट हेल्प्स अस इन गिविंग वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। सेम फॉर योर प्लेन वेव फ्रंट, ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 का वेव फ्रंट है, और ये जो है वो टाइम कैपिटल टी के बाद का वेव फ्रंट है। तो आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट वी टी, उसको पकड़ के हेमिस्फीयर बनाएंगे और बाद में उनको जोड़ देंगे, तो मुझे मिलेगा वेव फ्रंट आफ्टर टाइम कैपिटल टी। सो दिस इज योर हाइजेंस प्रिंसिपल। अब इसके बेसिस पे हम एक एक फिनोमिना को डिस्क्राइब करेंगे, है ना, एक एक फिनोमिना अपन डिस्क्राइब करूँ, ठीक है, वन बाय वन। फिर थोड़ा सा पानी पी दो, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। अब रिफ्लेक्शन को वेव थ्योरी से या फिर हाइजेंस की थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो रिफ्लेक्शन का एक ही रूल है, क्या जो मेन होता है, दैट इज व्हाट, आई इज इक्वल टू आर, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन। तो इसको कैसे डिस्क्राइब किया, एम और एन ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिए, बराबर है, और एम एन के तरफ क्या हो रहा है, ये देखो आर और क्यू, है ना, इन दोनों के बीच में एक प्लेन वेव फ्रंट, है ना, ये आ रही है, यानी ये एक पकड़ लो, ये ऐसी वेव फ्रंट है जो सामने चल रही है। ये समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, यानी लाइट है, वेव फ्रंट आएगा, बराबर है। तो आर और क्यू ये जो दो रेज है उसको बाउंड एक प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, यानी ये ऐसी प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, बराबर है। तो जब रे आर से ए पे पहुंचेगा, उस टाइम पे रे क्यू से बी तक ही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट हमने ऐसी टेढ़ी रखी है। आप देखो ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, बराबर। अब जब ए से पॉइंट रिफ्लेक्ट होके ई पे जाएगा, उस टाइम पे बी से पॉइंट सी पे आएगा। समझ में आ रहा है? या फिर आप सीधा सा पकड़ लो, बी सी ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में ए से जो रे है वो ई तक पहुंचेगा। यानी आप बी सी कंपास लगा के ए से ऐसा राउंड मार दोगे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या रहेगा, ये ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लगता है ये ट्रैवल करने के लिए उतना ही टाइम लगता है। यानी सीधी सी बात है, बी सी इज इक्वल टू ए ई होगा या फिर ई ए होगा, क्योंकि एक ही मीडियम में लाइट ट्रैवल हो रहा है तो डिस्टेंस भी सेम ट्रैवल करेगा। समझ में आ गया? अब कैसा कर रहे हैं हम, देखो, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
बाय द ज्योमेट्री अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो हम दो ट्राइंगल पकड़ेंगे, पहला ए बी सी और दूसरा हम पकड़ेंगे सी बी ए, है ना। तो जो चीज मैंने आपको बताई वो यहीं पे लिखवा दी है, क्या कि एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी, देखो ए बी जो है इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एन। When A reaches reflecting surface, in that time B is at a distance BC from the surface। देखो जब A reflecting surface पहुंच रहा है उस वक्त पे जो B है BC डिस्टेंस, जो रे है वो BC डिस्टेंस पे है वो साइड में, और जब B रीच करेगी C पे तब क्या होगा, A रीचेस, A से रो कहां तक, रे कहां तक आएंगी, E तक आएंगी, बराबर है। तो मैं यहां पे लिख दूं therefore from triangle A बी सी एंड, कौन सा ट्राइंगल, सॉरी, ए बी सी सी ई ए, एंड सी ई ए, है ना। देखो ए बी सी और सी ई ए, ये ट्राइंगल में आप देख सकते हो बेटा ए ई बराबर बी सी है ना। ए ई जो है वो बराबर क्या है, बी सी, बराबर। उसके बाद जो साइड ए सी है वो कॉमन है, ए सी इज वॉट, कॉमन, बराबर। और अब अच्छे से देखो ये एंगल बी और ई ये क्या है बेटा, 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ये जो दोनों ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी ई ए, ये कैसे बेटा, आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। कौन सा थ्योरम लगता है मैथमेटिक्स का वो आप देखो, है ना। साइड एंगल साइड है या साइड साइड एंगल है, क्या है वो आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर ये चीज है, अगर मान लो आपके ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो जो भी हमारे एंगल्स है वो भी कैसे रहेंगे, सेम, एंड देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, रिफ्लेक्शन। तो हम हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से इसको प्रूफ कर सकते हैं, बराबर। इन द सेम वे हम क्या करते हैं रिफ्रैक्शन में, हमारा रिफ्रैक्शन का एक लॉ होता है, क्या, यहां पे लिख दूं मैं, फॉर रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है फॉर रिफ्रैक्शन, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, है ना। n1 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट शुड बी इज इक्वल टू n2 इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम चीज वही, ए बी वेव फ्रंट आ रही है, जब ए से रे, ए डैश से रे ए पे पहुंचेगी तब बी डैश से रे बी तक पहुंचेगी, और जिस टाइम पे बी से सी इधर चला जाएगा उस टाइम पे, अभी रिफ्रैक्शन है तो वो अंदर आ रहा है, बराबर है। रिफ्रैक्शन है तो कहां आ रहा है, वो अंदर आ रहा है, आप यहां पे देख सकते हो, है ना। ये दिख रहा है क्या, ब्लैक लाइन, यस। रिफ्रैक्शन है तो ये अंदर आएगा। अब क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडियम्स इज डिफरेंट, तो यहां पे वेलोसिटी v1 लिए ऊपर के मीडियम में यानी रेयर मीडियम पे, और अगर मैंने ये ग्लास पकड़ लिया है तो वहां पे वेलोसिटी में v2 लूंगा, बराबर। तो जितना टाइम t में ये डिस्टेंस कवर करेगा इतना, उतने ही टाइम t में ये a से लेके e तक का डिस्टेंस कवर करेगा, जो बेसिकली छोटा होगा bc से, बराबर। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लगाऊंगा और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लगाऊंगा। यहाँ पे जो चीजें लिखी है मैं वहां पे लिख देता हूं, दिस इज p डैश, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस डिस्टेंस इज गिवन ओवर देयर इज v2t, ओके, ये है r, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। मुझे लगता है ये कलर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, एक सेकेंड मैं दूसरा कलर यूज करता हूं यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट, योर a दिख रहा है अभी a, हाँ, दिस इज योर p दिख रहा है क्या, p थोड़ा थोड़ा, चलो ये भी नहीं, और कौन सा, v2t, ये भी नहीं दिख रहा। अच्छा, जब कुछ ना चले तो रेड चले, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो ये है आपका पॉइंट A, ये है आपका पॉइंट P डैश, ठीक है, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया है, दिस इज व्हाट योर R, यहाँ से यहाँ तक
जो डिस्टेंस है दैट इज v2 कैपिटल T, दिस इज पॉइंट E, है ना, दिस इज R, राइट, दिस इज पॉइंट C, है ना, और ये जो है यहां से लेके यहां तक C का जो डिस्टेंस है ये मैंने बना लिया, एंड दिस इज व्हाट यूर रिफ्रैक्टेड वेव। ये कौन सी वेव है बेटा? रिफ्रैक्टेड वेव, है ना, आ गया अभी? ठीक है, ठीक है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज व्हाट, मीडियम 2, बराबर है। डेफिनेटली मैं ये मीडियम 1 जो है इसको रेयरर ले रहा हूं, जैसे एयर होता है ना, और ये जो मीडियम 2 है उसको ले रहा हूं मैं डेंसर। तो आप ये ध्यान में रखना, डेंसर मीडियम में जो लाइट का वेलोसिटी होता है वो कम। तो सीधी सी बात है, अब मैं दो ट्रायंगल लूंगा, है ना, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? दैट इज ABC, एंड कौन सा लेंगे हम? दैट इज AEC, है ना, ABC और AEC साइन I ले रहा हूं, है ना, ABC में साइन I ले रहा हूं, तो वो क्या आएगा? V1T डिवाइडेड बाय AC, बराबर, और साइन बाद में मैं ले रहा हूं R, तो वो क्या हो जाएगा? V2T अगेन डिवाइडेड बाय AC, बराबर। अब अगर मैं साइन I बाय साइन R करता हूं, देयरफॉर साइन I डिवाइडेड बाय साइन R करता हूं, तो TT AC AC कैंसिल हो जाता है, मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? V1 बाई V2 मिलता है ना, ये देखो, ये TT कैंसिल होता है, AC AC कैंसिल होता है, V1 बाई V2 मिलता है। अभी इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ? रीअरेंजमेंट करता हूँ, दैट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट करता हूँ। सो दैट इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ V1 बाई C, ओके, डिवाइडेड बाय V2 बाई C। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपका N1 और ये हो जाता है आपका N2, सो दैट इज साइन I अपॉन व्हाट? साइन R। एक्चुअली V1 बाई C हो जाएगा ये, ठीक है, और V2 डिवाइडेड बाय C, तो ये C ऊपर चला जाएगा, बराबर है, राइट। सो इसको, हाँ, ये यहाँ पे दैट इज N2 बाई N1, दिस इज व्हाट योर N2 एंड दिस इज व्हाट योर N1। तो देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? दैट इज N1 साइन I दैट इज इक्वल टू N2 साइन R, बराबर है। साइन I V1T बाई AC, दिस इज साइन R V2T बाई AC। अगर मैं साइन I बाय साइन R करता हूं तो दैट इज V1 बाई V2, सो C अपॉन C ये हो जाएगा। ये C इधर लगा देंगे, दिस इज मल्टीप्लाई बाय C बाय V2, तो उसको डिवीजन में लेके जाऊंगा तो V2 बाई C हो जाएगा, बराबर है। तो बेसिकली ये जो है ना, दिस इज V1 बाई C एंड V2 बाई C, इसको मैं N2 और N1 लिख सकता हूं, और फाइनली इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं, दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मैं स्नेल्स लॉ भी बोलता हूं। इसको क्या बोलता हूं बेटा मैं? स्नेल्स लॉ। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये जो है हमने बड़ी अच्छे तरीके से वेव फ्रंट का इस्तेमाल करके क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है बेटा? हमको पता है लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे को, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मैं ऐसा कर रहा हूं, है ना, तो आप यहां पे देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज व्हाट योर डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे ही वाइब्रेट नहीं होते, है ना, ये ऐसे भी वाइब्रेट हो सकते हैं, ये ऐसे भी वाइब्रेट हो सकते हैं, यानी ये कौन से भी प्लेन में वाइब्रेट हो सकते हैं, लेकिन जाएंगे सामने, यानी वेव जो है वो सामने जाएगी। तो ये जो कौन से भी प्लेन में वाइब्रेट होते हैं, अगर ऐसी लाइट है तो उसको बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। और अगर हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर दिया तो वो हो जाता है पोलराइज लाइट। देखो, लाइट EM वेव है जहां पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ईच अदर और वेव की डायरेक्शन को। अगर लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो तो उसको क्या बोलेंगे हम?
अनपोलराइज लाइट। और अगर लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड हो तो उसको बोलेंगे हम पोलराइज लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, कुछ ज्यादा ब्राइटनेस यहाँ पे है, मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कराता हूं, आपको दिखेगा बराबर, यस, है ना। तो ये लाइट है, लाइट से जो भी वेव्स निकलेगी दैट इज अनपोलराइज लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन में क्या हो रही है बेटा, वाइब्रेट हो रही है। इसको हम पोलराइजर से भेजेंगे तो हमको लाइट एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होने वाला मिलेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, जो पोलराइजर है वो क्या करता है बेटा, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करता है, बराबर। अब यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम मैलस लॉ बोलेंगे, ठीक है। क्या है चीज, मैं आपको बताता हूं कि ये देखो दिस इज अनपोलराइज लाइट, उसको फर्स्ट पोलराइजर से अगर हम भेजेंगे तो उसका जो भी इंटेंसिटी है वो हमको E1 मिलेगा, है ना, या फिर एम्पलीट्यूड बोलूंगा मैं पहले, E1 मिलेगा। और जो आपने उसको सेकेंड पोलराइजर से भेज दिया जिसका एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन ये है, बराबर है, तो आपको जो है नेक्स्ट इसमें आपको ऐसा मिलेगा, है ना। यानी जो एक्सिस, जैसे हम एक्सिस रखते हैं, दिस इज एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, जैसी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन होगी उसी के ही डायरेक्शन में, यानी उसी क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर, सॉरी, उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी लाइन में वाइब्रेट होने वाला हमको वेव मिलेगा। देखो सीधी सी बात है, अब मान लो ये पोलराइजर है, अभी ये हर जगह यानी हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन यहां से बस ऐसी वेव को जाने के लिए ही जगह है, तो ऐसी वेव निकलेगी, बाकी की ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, कैंसल आउट हो जाएगी, बराबर है। अब जो ये इधर से सामने जाएगी, लेकिन अभी ऐसी एक्सिस है क्या, नहीं है, तो ये ऐसी निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी, ये तो ऐसी वाली निकलेगी। अब आप बोलोगे सर वैसी वाली तो उसमें है ही नहीं ऑप्शन, तो कैसा निकलेगा, निकलेगा, क्यों, ये नहीं निकलेगा तो इसका कंपोनेंट निकलेगा अगर उसको हम वेक्टर में रिजॉल्व करेंगे, बराबर। तो क्या चीज है, देखो जैसे हमको पता है वेव कैसी ट्रैवल होती है, वेव का डायरेक्शन, वेव का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन, बराबर, के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, बराबर। इन द सेम वे अगर मैं क्या बोलते हैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, हमारे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करूं, यानी वेव है, लाइट वेव है, तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहेगी, बराबर। अब इलेक्ट्रिक जो भी हमारी फील्ड रहेगी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसके लिए मैं ये ले सकता हूं कि जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट y होगा 2 मिनट के लिए, है ना, मैं यहां पे ले लूं, तो वो कितना होगा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इनिशियली ये लाइट का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ई नॉट। और एक चीज आपको पता है, जो भी इंटेंसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ द ई नॉट रहेगी, कहाँ पे, ये पोजीशन पे, बराबर। लेकिन जैसे ही वेव यहां से इधर पास होगी, है ना, तो ये पहले ई नॉट है, हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, E1 हो जाता है, बराबर है। तो I जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर, ये चीज आप यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान में रखना, बराबर। अब मैलस लॉ क्या बोलता है, या फिर मैलस लॉ बोलने से अच्छा ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलता है, कि जब भी एक लाइट पोलराइजर से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी हो जाती है आधी। यानी अगर ये I यहां पे है और I1 अगर मैं यहां पे ले लूं तो I1 इज इक्वल टू हो जाती है I/2। अब I किसको प्रोपोर्शनल है, E नॉट को प्रोपोर्शनल है, सो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू E नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कुछ नहीं किया, बस इतना ध्यान में रखना, जब पोलराइजर से हम पास करेंगे तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है, ये बात आप ध्यान में रखो। अब देखो फॉर एग्जांपल कि ये एक ऐसी लाइट मैंने यहां पे ले ली, है ना, अब ये वाली स्ट्रेट जैसी की वैसी पास हो जाएगी, लेकिन बाकियों के कंपोनेंट्स पास होंगे। देखो अभी इसका कोई कंपोनेंट पास नहीं होगा, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट पास होगा। तो वो कैसे होगा, मान लो मैंने ये वाली कंसिडर की कि इसका कौन सा कंपोनेंट पास होगा, तो मान लो मैंने इसको ले लिया यहां पे फाई, बराबर। तो अगर मान लो ये आपका E1 है ना, 2 मिनट के लिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये सॉरी अगर मान लो ये आपका E1 है तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा आपका E1 cos फाई, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो बन जाता है E1 sin फाई। अब सीधी सी बात है, ये वाला कंपोनेंट तो पास होने से रहा, ये वाला कंपोनेंट पास होगा दैट इज E1 cos फाई,
समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर अगर यहाँ पे मैं ई नॉट ले लूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है, ये ई वन लेने से अच्छा ये डबल रिडंडेंट हो जाएगा। मैं ये इंटेंसिटी जो ई नॉट है, तो ये ई नॉट दिस इज कॉस फाई, है ना, दिस इज व्हाट योर ई नॉट, एंड दिस विल बी व्हाट योर ई नॉट साइन फाई। अब ई नॉट साइन फाई तो निकलेगा नहीं, खाली ई नॉट कॉस फाई निकलेगा। तो ये जो भी इवन इंटेंसिटी है, ये जो भी इवन इंटेंसिटी है वो कितनी बनेगी? ई नॉट कॉस फाई बनेगी। अब किसी के लिए फाई 0 हो सकता है, किसी के लिए फाई 90 हो सकता है, किसी के लिए 180 हो सकता है, बराबर है। तो अकॉर्डिंगली कुछ कंपोनेंट पास होंगे, कुछ कंपोनेंट पास नहीं होंगे। तो जो भी मेरी इंटेंसिटी I1 है ना, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? E1 स्क्वायर, ऑल्सो इट इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ऐसा भी फॉर्मूला बनता है। इन द सेम वे आप जब इसको सामने पास करोगे तो आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज व्हाट यूर E1 है ना, ये आपका है E1 है ना। तो E1 का ये अगर मान लो आपने ये फाई ले लिया तो कौन सा कंपोनेंट पास होगा? E2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 कॉस फाई, बराबर। तो जो भी आपकी इंटेंसिटी I2 होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू E2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर जो भी आपकी इंटेंसिटी होगी दैट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे अब यहाँ पे हम, है ना। वो फाई है तो इसको हम थीटा उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया गया है। दिस इज व्हाट थीटा एंड दिस इज व्हाट थीटा, बराबर है। तो अगर मान लो मैं ये बात करता हूं कि I2 को I1 के हिसाब से, अब I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1/2 होगा ना। तो I1 कितना है? ये किधर गया? ये देखो I/2 हो जाता है, सो दैट विल बी व्हाट? I/4 हो जाएगा सीधा सा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, है ना। या फिर इसको अगर आप छोड़ भी देते हो तो भी चलेगा, इसको छोड़ दो, वो एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। देखो अभी ये यूजुअली बोर्ड में नहीं पूछते, लेकिन बस आपको समझाने के लिए बता दिया। इतना ध्यान में रखना कि जब भी एक अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास होगी तो इंटेंसिटी विल बी हाफ, इतना ध्यान में रखना। उससे ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज ध्यान में रखो बस, ठीक है। मैं फिर से एक बार बताता हूं, सब लोग ध्यान दो। जिस तरीके से जो वेव है उसका इक्वेशन ऐसा होता है, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट का। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम ये लेंगे। तो शुरुआत में जो भी इंटेंसिटी, जो भी एम्पलीट्यूड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब वो पोलराइजर से पास होगा तो उसका जो इंटेंसिटी है वो आधा हो जाएगा, और ये जो चलेगा तो बाद में उसका आधा हो जाएगा, लाइक दैट। फाइन। Malus law, it gives the intensity of linearly polarized light when it pass through the polarizer। तो सीधी सी बात है, ये हो गया मान लो है ना, दिस इज ई नॉट है ना, एंड द इंटेंसिटी इज आई। जब ये पोलराइजर से पास होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं पोलराइजर, बराबर। तो आपको जो है क्या मिलेगा? दैट इज एक लाइन जो मिल रहा है उसमें इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू I/2 मिलता है, और जो भी आपका E1 मिलता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? E नॉट कॉस फाई मिलता है। तो बस इतना ध्यान में रखो, सेकेंड वाला सेम चीज आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, अब पोलराइजेशन मिलाने के हमारे पास दो तरीके हैं, पहला ब्रीविस्टर लॉ से और दूसरा स्कैटरिंग से। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यानी क्या? ऐसी वेव हम लेके आएंगे लाइट की जो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा। तो कैसे वाइब्रेट होगा? देखो, अकॉर्डिंग टू द ब्रीविस्टर, एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर हमने एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट किया, तो जो भी हमारी रिफ्लेक्टेड वेव रहेगी वो कैसे रहेगी? पोलराइज्ड वेव रहेगी। यानी एक सरफेस लिया जो कि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा ना, ये जो है दिस इज व्हाट, इसको क्या बोलेंगे हम? पार्शियली, है ना। ना ही पूरा रिफ्लेक्ट करेगा ना ही पूरा रिफ्रैक्ट करेगा, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, ओके, एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आई बात ध्यान में? तो जब मैंने लाइट इंसिडेंट किया इसके ऊपर तो कुछ वेव रिफ्रैक्ट होगी, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होगी।
तो एक पर्टिकुलर एंगल, यानी कौन सा एंगल, दिस इज ब्रीविस्टर एंगल, दैट इज थीटा बी। अगर थीटा बी पे आप इसको इंसिडेंट करते हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपको क्या मिलती है, पोलराइज्ड। अच्छा, रिफ्रैक्टेड का क्या, जो एंगल मेरा थीटा आर बन रहा है दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना, ये दिख रहा है आपको, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि थीटा बी प्लस थीटा आर ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है ना। तो मैं यहां पे लिख दूं according to Brewster, थीटा बी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बराबर। फिर आपको पता है फॉर रिफ्रैक्शन n1 साइन आई इज इक्वल टू होता है n2 साइन आर, बराबर। सो n1 साइन थीटा बी इज इक्वल टू n2 साइन आर, यानी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जो भी है आपको पता है। तो देयरफॉर n1 साइन थीटा बी इज इक्वल टू n2 कॉस थीटा बी, और इसी को अगर मैं सॉल्व किया, इसको इधर लेके आया, है ना, तो देयरफॉर tan थीटा बी is equals to n2 by n1, and therefore theta b is equals to tan inverse of n2 by n1. So that is the formula for the Brevister's angle, है ना, yes, and this is the Brevister's angle, ये बात ध्यान में रखना। I hope this is clear. नेक्स्ट, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, सिंपल है। जब भी लाइट बाहर के एटमॉस्फेयर से, सॉरी सन से हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो छोटे छोटे पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर मान लो पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा है तो वो पोलराइज्ड हो जाएगा, यानी ब्रीविस्टर वाला ही कंसेप्ट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद इंटरफेरेंस देखेंगे, ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है। इंटरफेरेंस यानी क्या, सिंपल है, जो आपने सुपरपोजिशन देखा वही है। दो वेव्स एक जगह पे साइमल्टेनियसली आएगी, अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज इंटरफेरेंस। अगर क्रेस्ट पे क्रेस्ट आता है, ट्रफ पे ट्रफ आता है तो कंस्ट्रक्टिव, ट्रफ पे क्रेस्ट आता है या फिर वाइस वर्सा होगा तो डिस्ट्रक्टिव। वही यहाँ पे दिया है और कुछ नहीं है एज सच, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो सोर्सेस है S1 और S2, सबकी वेव फ्रंट यहाँ पे दिखाई गई है। S1 से निकलने वाली वेव फ्रंट और S2 से निकलने वाली वेव फ्रंट क्या हो रही है बेटा, इंटरफेयर हो रही है और इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है। आप देख सकते हो ये जो सॉलिड लाइन है इसको अगर मान लो मैंने क्रेस्ट पकड़ लिया, और जो डॉटेड लाइन है मैंने इसको ट्रफ पकड़ लिया, तो एक एक पॉइंट आप चेक करो। देखो यहाँ पे ट्रफ पे क्रेस्ट आ रहा है, यहाँ पे क्रेस्ट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है। तो जहां पे भी ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है या फिर क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है, देखो ये येलो लाइन से आपको दिखा रहा है, येलो डॉट से दिखा रहा है, यानी वो ब्राइट पॉइंट होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। और जहां पे ट्रफ पे क्रेस्ट, क्रेस्ट पे ट्रफ होगा, वो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो एक बार इसको पढ़ लेना, आपको आइडिया आ जाएगी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये यंग्स ने सबसे पहले क्या किया था, उसको ऑब्जर्व किया था। अच्छा, उससे भी पहले करने वाले थे, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आप ये ध्यान में लेना कि जो डिटेल स्टडी है वो इन्होंने किया था। तो उन्होंने क्या किया, एक सिंगल सोर्स को दो सोर्स में डिवाइड किया, ठीक है, और जो भी यहां से वेव निकलेगा, ये जैसा सिंगल सोर्स है लाइट का, इसको एक बाय कॉन्वेक्स लेंस से क्या कर दिया, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद यही वेव फ्रंट कहां से गुजरी, दो छोटे छोटे ओपनिंग से, जिसको मैं बोलूंगा स्लिट, दैट इज S1 एंड दिस इज S2। जब यहां से पास होगी तो एक सिंगल लाइट दो सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, और वहां से जो है अपनी जो वेव फ्रंट्स है वो निकालेगा। वेव फ्रंट्स एक दूसरे के साथ इंटरफियर होगी आणि तिथे काय बनवणार, तुमचं कंस्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह पॅटर्न बनवणार। तर मॅक्स जिथे जिथे आहे तिथे काय येणार, तुमचं ब्राईट बँड, आणि जिथे जिथे मीन येते तिथे काय येणार, तुमचं डार्क बँड। फाइन।
आता कसं समजायचं की कुठे डार्क आणि कुठे ब्राईट आहे, त्यासाठी एक सिम्पलचं आपल्याकडे एक सोल्युशन आहे किंवा कॅल्क्युलेशन आहे. कसं, इथे बघा काही गोष्टी मी तुम्हाला हे सांगितलं नाही ते सांगतो. डिस्टन्स बिटवीन द स्लिट म्हणजे S1 S2 मधला जो डिस्टन्स आहे त्याला आपण D पकडायचं. स्लिट आणि ही स्क्रीन ज्याच्यावर हा पॅटर्न येतोय है ना, हा पॅटर्न जो फॉर्म होतोय त्याला म्हणायचं आपण कॅपिटल D. बरोबर आहे. आणि सपोज करा मला सेंटर पासून एखाद पॉईंट, जसा फॉर एक्झाम्पल हा पॉईंट मला बघायचा आहे, तो काय आहे, डार्क आहे की ब्राईट आहे. तर मला माहिती नाही तिथे मिनिमम आहे की मॅक्सिमम आहे. तर तो जो डिस्टन्स आहे इथून तिथपर्यंतचा तो काय घ्यायचा आपण, y घ्यायचं. असं मी करू शकतो. बरोबर. तो वही चीज यहाँ पे दी है, देखो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट D लिया, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन जो है वो कैपिटल D लिया, और सेंटर से वो पॉइंट जहां पे मुझे देखना है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, सॉरी डार्क बैंड है या ब्राइट बैंड है, उसको देखना है, तो वो y का वैल्यू क्या निकलेगा. तो मैं दो ट्राइंगल लूंगा. पहला ट्राइंगल S1 S1 डैश P, दूसरा ट्राइंगल S2 S2 डैश P. ऐसे मैं दो ट्राइंगल लूंगा और उसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाऊंगा. ओके, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा S1 S1 डैश P क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूं यहां पे. तो S1 P स्क्वायर है ना, ये पूरा का पूरा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो S1 P स्क्वायर इज इक्वल टू S1 S1 डैश यानी क्या D स्क्वायर है ना, D स्क्वायर प्लस कौन सा स्क्वायर आएगा, ये यहां से लेके यहां तक का स्क्वायर आएगा. अब आप देख सकते हो अगर मान लो ये डिस्टेंस D है तो ये डिस्टेंस होता है D/2 और ये भी डिस्टेंस होता है D/2. बराबर है. तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, y माइनस D/2 का होल स्क्वायर, ये इसमें लिख सकता हूं, प्लस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर. बराबर. उसी के जैसा इन ट्राइंगल S2 डैश P S2 P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन D स्क्वायर प्लस यहां पे आएगा y प्लस D/2 होल स्क्वायर. ऐसा क्यों लिया, क्योंकि अभी डिस्टेंस कहां से लेना है, यहां से यहां तक, यानी दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. अब यहां से यहां तक तो y है, तो ये कितना हो जाएगा D/2 है ना. तो y प्लस D/2 का होल स्क्वायर मैं यहां पे लूंगा. अब देखो जो यहां पे पॉइंट P है वो डार्क है या ब्राइट है, ये डिपेंड करेगा कि दोनों वेव्स जो S2 और S1 से वेव वहां पे जा रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस कितना है. आपको पता है पाथ डिफरेंस अगर n लैम्बडा होगा तो वो ब्राइट होगा यानी कंस्ट्रक्टिव होगा, और अगर उसका ऑड मल्टीपल होगा या फिर n माइनस हाफ बोलो हम, n माइनस हाफ लैम्बडा अगर होगा तो क्या होगा बेटा, वो डिस्ट्रक्टिव होगा. बराबर. तो मैं सीधी सी बात मैं क्या कर लेता हूं, दैट इज S2P स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर ले लेता हूं. अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे इधर क्या मिलता है, देखो S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू किधर गया D स्क्वायर प्लस इसको एक्सटेंड करता हूं मैं y स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू दिस, सो दिस इज वॉट YD है ना. और ये माइनस हो जाएगा तुम्हारा D स्क्वायर यानी ये वाला, उसके बाद माइनस y स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 और ये आएगा प्लस तुम्हारा YD. बराबर. तो आप देख सकते हो D स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, D स्क्वायर बाई 4 जो है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है. तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू मुझे कितना मिल रहा है 2YD है ना. तो S2P माइनस S1P इन ब्रैकेट S2P प्लस S1P है ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू मुझे मिलता है 2YD. बराबर. अब देखो ये जो डिस्टेंस बिटवीन जो स्लिट ऑन स्क्रीन होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल d है ना. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा ले सकता हूं, सिंस d इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल D, देयरफॉर ये S2P इज इक्वल टू S1P
S2P इज इक्वल टू S1P, मैं अप्रोक्सीमेटली D लेता हूँ। तो अगर ऐसा है तो D प्लस डी ये 2D हो जाएगा, यानी जो भी मेरा पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, ये क्या हो जाएगा 2YD डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल D, तो 2 कैंसिल हो जाता है। जो भी मुझे पाथ डिफरेंस है वो कितना मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, है ना, ये नॉर्मल हो गया। अब वो जो पॉइंट है P वो डार्क रहेगा या ब्राइट रहेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पाथ डिफरेंस कितना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर ब्राइट बैंड, कौन सा ब्रांड, ब्राइट बैंड, फॉर ब्राइट बैंड जो भी मेरा पाथ डिफरेंस है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये कैसा होना चाहिए n लैम्बडा, बराबर। तो इस केस से मैं ले सकता हूं कि y जो है वो कैसा रहेगा n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये जगह क्या आएगा, हमारा ब्राइट बैंड आएगा, बराबर है। और फॉर डार्क बैंड, है ना, फॉर डार्क बैंड ये जो मेरा y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D है वो कैसा होना चाहिए n माइनस हाफ इंटू लैम्बडा, बराबर है। तो इसको आप सॉल्व करो, देयरफॉर y इज इक्वल टू आपको मिल जाता है n माइनस हाफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है ना। सो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, योर डार्क बैंड, है ना। तो पहला ब्राइट बैंड है, तो n जो है यहाँ पे कहाँ से शुरू होगा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 से शुरू होगा, क्योंकि 0 डिस्टेंस पे भी हमको ब्राइट बैंड मिलता है। लेकिन ये जो n है ना, सो n हियर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 लाइक दैट। क्यों, क्योंकि पहला जो हमारा डार्क बैंड रहेगा, सो 1 माइनस हाफ यानी हाफ, दैट इज लैम्बडा कैपिटल D यानी लैम्बडा बाई 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ऐसा हमको मिलेगा। तो जो भी बैंडविड्थ है वो क्या मिलेगी हमको, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d मिलेगा, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रिंज विड्थ, है ना। ठीक है, यानी जो भी विड्थ है ना, तो उसकी विड्थ कैसे निकालेंगे हम, ये 0 से लेके हमारे सामने तक लेंगे, फर्स्ट वाला तक लेंगे। तो पहले 0 पुटअप करेंगे 0 आ जाएगा, बाद में 1 पुटअप करेंगे तो लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आएगा, तो वही फ्रिंज विड्थ। याद करो हमने लिया था कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड, कि कितना डिस्टेंस पे आपका नोड और कितना डिस्टेंस पे आपका एंटी नोड आएगा, सेम उसी तरीके का है। इसलिए तो ऑसिलेशन करना बहुत जरूरी है, जिसके सिवा हमको यहाँ पे कुछ नहीं समझता। ऑसिलेशन में जो कंपोजिशन ऑफ एसएचएम है वो अगर आपने एक कर लिया तो सुपरपोजिशन के 3 डेरिवेशन और वेव ऑप्टिक्स का ये एक डेरिवेशन बस जगह के जगह पे खत्म हो जाता है। तो इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। इन 4-5 में से कोई भी एक पूछता है तो एक ही कंसेप्ट पे पूछता है, और इसलिए ये करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, कुछ कंडीशंस है, जैसे 2 sources of light must either be in phase or have constant phase difference in between them। ऐसे sources को बोलते हैं बेटा coherent sources, है ना। ये अच्छे से ध्यान में रखना, ये पूछते ही पूछते हैं। उसके बाद 2 sources ऑफ लाइट कैसे होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक यानी एक ही कलर के होना चाहिए, ताकि आपको इंटरफेरेंस जो है वो ओवरलैपिंग ना मिले अलग अलग कलर का। उसके बाद 2 सोर्सेस मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, अगर सेम एम्पलीट्यूड होगा तो कंप्लीट डार्क और ब्राइट बैंड मिलेंगे, अदरवाइज एक दूसरे को वो कैंसिल कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हाँ, और ये जो है दैट इज स्मॉल कैपिटल D जो है वो जितना ज्यादा हो सकता है D से उतना ज्यादा रखो, ताकि फ्रिंजेस जो है वो कैसे मिले मुझे, लार्ज। 2 स्लिट नैरो होना चाहिए, है ना, टू अवॉइड ब्लरिंग ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। और 2 सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए, अलग अलग स्टेट में रहेगा तो इंटेंसिटी बराबर नहीं मिलेगा। किस तरीके से हम 2 कोहेरेंट सोर्सेस ले सकते हैं, तो लॉयड्स मिरर, है ना, यहां पे देखो दिस इज रियल सोर्स, और ये जो डिब्बा दिख रहा है आपको दिस इज योर मिरर। तो जो लाइट यहां से निकलेगी तो कुछ लाइट सीधा स्क्रीन पे जाएगी और कुछ लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वहां जाएगी, जिसको आप पीछे खींचोगे तो आपको लगेगा तो एक्चुअली वो 2 सोर्सेस से आ रहा है, बराबर है। सो दिस इज व्हाट योर लाइट सोर्स, सॉरी दिस इज योर डायरेक्ट सोर्स। ये दिख रहा है मैं जो आपको लाइंस बना रहा हूं, दिस इज द डायरेक्ट सोर्स लाइन, ठीक है। ये 1
तो ये तो यहाँ जा रही है ना, तो दिस इज डायरेक्ट सोर्स लाइन, बराबर, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड सोर्स लाइन, जैसा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे एक यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उधर जा रहा है, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड सोर्स लाइट। तो दो सोर्स एक ही सोर्स से मुझे मिलते हैं। उसी तरीके से फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रिज्म जो है इसका ये जो एंगल है दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 180 डिग्री होता है, मान लो, सॉरी, हाँ सॉरी मेरा ऑलमोस्ट 180 डिग्री हो जाता है वो एंगल, है ना, बिल्कुल प्लेन जैसा होता है। जब सोर्स यहाँ से पास होता है तो कुछ इधर होता है, कुछ ऐसा जाता है, उसको आप पीछे खींचो तो आपको ऐसा लगता है कि दो अलग अलग जगह से आ रहा है। उसके बाद ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्या है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। मान लो ये आपका एक मीडियम है, कोई भी ग्लास ले लो, वाटर ले लो, और यहाँ पे आपका एयर से लाइट आ रहा है, तो डेफिनेटली जो लाइट में डिस्टेंस कवर करेगा वो v1t करेगा। और अगर मान लो ये नॉर्मल लूँ और दिस इज रिफ्रैक्टेड लूँ, तो यहाँ पे जो है वो v2t से करेगा। सीधी सी बात है, जहाँ पे भी डेंसर मीडियम होता है वहाँ पे कम पाथ कवर करता है। तो अगर मान लो ये पाथ आपका डेल एक्स होगा, है ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n होगा, तो यहाँ पे पाथ कितना होता है, n इंटू डेल एक्स। सीधी सी बात है, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका वो मल्टीप्लाई करेंगे जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे उससे, तो हमको क्या मिलेगा, पाथ कवर्ड इन द रेयरर मीडियम। सरळशी गोष्ट आहे, डेन्सर मीडियम मध्ये कमी पाथ ट्रॅव्हल करतो, रेअरर मध्ये जास्त करतो। तो एक फॅक्टर असेल ना, की कमी पाथला मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला जास्त पाथ मिळेल, तोच त्याला ऑप्टिकल पाथ म्हणूया। बघा, द पाथ डेल एक्स ट्रॅव्हल्ड बाय द लाइट इन द मीडियम ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एन in particular time has its equivalent path n into del x in vacuum in the same time. That equivalent path is the optical path, है ना। म्हणजे एक पर्टिक्युलर समजा 2 सेकंड मध्ये लाईट वॉटर मध्ये जेवढा ट्रॅव्हल करत आहे ना, त्याच्याच कंपॅरिझन मध्ये 2 सेकंड मध्ये एअर मध्ये किती करेल किंवा वॅक्यूम मध्ये किती करेल त्या डिस्टन्सला म्हणायचं ऑप्टिकल पाथ। उसके बाद डायफ्रैक्शन बड़ा ही इजी है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट दी एजेस, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। दोन टाइप्सचा आपण बघू शकतो, दॅट इज फ्राउनहॉफर डायफ्रॅक्शन, ठीक आहे, आणि एक सेकंड, फ्रेस्नेल्स अँड फ्राउनहॉफर पाहिजे इथे, ठीक आहे ना। फ्राउनहॉफर डायफ्रॅक्शन पॅटर्न, जर डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड स्लिट हे व्हेरी लार्ज असेल तर फ्राउनहॉफर होतोय, ठीक आहे, आणि कुठे गेलं, हा, जर डिस्टन्स बिटवीन सोर्स स्लिट आणि स्क्रीन हे खूपच कमी जर असेल तर त्याला म्हणायचं आपण फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म, फ्रेस्नेल्स डायफ्रॅक्शन, ठीक आहे। सो दॅट इज फ्रेस्नेल्स अँड व्हॉट, फ्राउनहॉफर्स डायफ्रॅक्शन, हे दोन टाईपचे डायफ्रॅक्शन इथे आपण बघू शकतो, बराबर। ओके फाईन। मग काय एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तुमचं बाय कॉन्व्हेक्स लेन्स घेतलं, तिथून एक सोर्स पास केलं, सोर्स पास केल्यावर डेफिनेटली त्यानंतर परत एक बाय कॉन्व्हेक्स लेन्समधून त्याला पास करतायत, है ना, आणि हा जो ओपनिंग तुम्हाला दिसतंय, है ना, ह्या ओपनिंगला थोडंसं आपण आणखी डिटेलमध्ये बघू ह्या डायग्राममध्ये। असो एवढं लक्षात घ्या, इथून सोर्स जे आहे ते सोर्स ह्या काय म्हणू या लेन्समधून पास झाल्यावर प्लेन वेव फ्रंट बनणार। प्लेन वेव फ्रंट अगर बनती है तो समझ लेना कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट है वो बहुत ज़्यादा है, और स्लिट और स्क्रीन तो यहाँ पे ज़्यादा ही ज़्यादा है, तो इसलिए ये हो जाता है हमारा फ्राउनहॉफर डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो जब लाइट जो है एक स्लिट से गुजरती है तो वहाँ से वो बेंड हो सकती है, और बेंड होने के बाद डायफ्रैक्शन पैटर्न बना सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मान लो दिस इज द विड्थ ऑफ द ओपनिंग दैट इज ए, तो आधा आधा मैं a/2 कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि ये जो है A है ना, और ये जो है यहाँ पे B, इन दोनों के बीच में जितना भी वेव फ्रंट आया है दैट एक्ट एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और वहां से सेकेंडरी वेवलेट जो है वो हर डायरेक्शन में क्या होगी बेटा, डाइफ्रैक्ट होगी, है ना। तो सीधी सी बात है, जो डाइफ्रैक्ट हो गई उसको हमने एक जगह ये कॉन्वेक्स लेंस से थोड़ा सा क्या कर दिया, उसको एक जगह लेके आ गया, कॉन्वर्ज कर दिया, और आपको क्या मिलता है, यहाँ पे डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम कैसा निकालेंगे, तो आप देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू हो रहा है, दिस इज BC, है ना, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB यानी क्या A,
तो जो भी हमारा BC है पाथ डिफरेंस वो होता है A साइन थीटा, बराबर। तो अगर A साइन थीटा n लैम्बडा होगा, है ना, तो ये आपको मिलता है मिनिमा, ठीक है। और वही अगर A साइन थीटा n प्लस हाफ लैम्बडा होगा तो आपको मिलता है मैक्सिमा। अब ये कैसे सर, है ना, आपने तो अभी अभी कहा था n लैम्बडा होगा तो मिनिमा मैक्सिमा मिलता है। एक्चुअली होता कैसे बेटा, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा AO और OB में डिवाइड करते हैं। तो हम जो है, मान लो आप G का वेव कंसिडर करोगे तो आपको यहां पे H का वेव कंसिडर करना पड़ता है, जो हाफ वे डिस्टेंस में होता है। क्योंकि हाफ है तो हाफ हाफ आएगा तो ही हमारा कंस्ट्रक्टिव आएगा, और जो फुल आएगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो, इससे ज्यादा वहां पे जाने की या फिर देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर आपके लिए। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर व्हाट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और जो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज रहता है वो होता है लैम्बडा कैपिटल D अपॉन A, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन A, 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज W, है ना। सो दिस इज योर डाइफ्रैक्शन पैटर्न। फाइन, ये दो क्या बोलते डिफरेंसेस है, इसको अच्छे से करके जाओ, आपको पूछेंगे, और वो जरा जरूरी भी है। फिर चलेंगे रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर यानी क्या, कि अगर मान लो दूर से कार आ रही है, बहुत दूर से, तो बहुत दूर से जब कार आ रही है तो आपको दो लाइट नहीं दिखते, एक ही लाइट दिखता है, और जैसे जैसे वो पास आती है तो आपको दो लाइट दिखने लगते हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि पहले का डायफ्रैक्शन दूसरे के डायफ्रैक्शन के साथ ओवरलैप होता है। जो आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और यानी अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट का आपसे डिस्टेंस और दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस, ये आपने अगर पर्टिकुलर मेंटेन किया तो आपको दो अलग अलग सोर्सेज दिखेंगे। तो रिजॉल्विंग पावर क्या है, द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर, है ना। तो ये अगर दो उंगलियां मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं तो आपको दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दो पॉइंट दिखा रहा हूं तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ये दो पॉइंट ऐसे पास पास रखूंगा तो आपको दिखेंगे क्या, दो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपके आंखों का रिजॉल्विंग पावर उतना है नहीं। इट डिपेंड्स ऑन अपर्चर, कितना बड़ा अपर्चर है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड एंड द एंगुलर सेपरेशन, कितना एंगुलर सेपरेशन है वो। So the minimum angle of separation up to which an optical instrument can distinguish between two distinct points is called limit of resolution, और limit of resolution का reciprocal लो तो आपको मिलता है resolving power, है ना। तो जो भी हमारा resolving power होता है, resolving power that is equals to होता है 1/r, that's it, ठीक है। रेलिक्स क्राइटेरिया, रेलिक्स बोलते हैं कि अगर पहले का यानी दो सोर्सेस है तो दो सोर्सेस का एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा और बाद में क्या होगा, आजू बाजू का फर्स्ट मिनिमा होगा। तो जो अगर मान लो सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के पहले मिनिमा पे गिरेगा तो वो अनरिजॉल्व रहेगा, जो पहले का मिनिमा दूसरे के मिनिमा पे गिरेगा, ये देखो ये जो है पहले का, एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, जो पहले का क्या बोलते हैं अपना मैक्सिमा दूसरे के पहले मिनिमा के ही पहले, यानी ऑलमोस्ट उसके ऊपर ने उसके पहले ही ओवरलैप हो रहा है, यानी मान लो दोनों का मैक्सिमा ओवरलैप हो रहा है तो अनरिजॉल्व। जो पहले का मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे हो तो दिस इज जस्ट रिजॉल्व, और अगर उससे दूर हो तो दैट इज अनरिजॉल्व। ये चीजें अगर होगी तो आपको अलग अलग दिखेगा, राइट। अब फॉर टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स, अब डायरेक्ट यहां पे आप फॉर्मूलेज देख सकते हो, उससे ज्यादा देखने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर क्या बोलते टू लीनियर ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा y रहेगा वो रहेगा या फिर डी थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए होता है, तो y इज इक्वल टू डी लैम्बडा बाय ए हो जाएगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू डी लैम्बडा बाय ए हो जाता है फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट। एंड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको ऐसा रिंग्स मिलता है, एरिस डिस्क मिलता है ना, ये जो पॉइंट है तो ऐसा एरिस रिंग मिलता है, डिस्क मिलता है, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, बराबर। अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में डायरेक्टिव फॉर्मूलेज हम कर सकते हैं कि दैट इज 2a साइन अल्फा, है ना। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए यहां पे, 2a साइन अल्फा। यहां पे आप देख सकते हो ये जो 2 अल्फा है दैट इज व्हाट, द एंगुलर सेपरेशन, फाइन। ये उसी का डायग्राम है, इसको आप एक बार देख लेना। फिर माइक्रोस्कोप विद अ पेयर ऑफ
क्या आ रहा है आपका, दैट इज नॉन ल्यूमिनस, है ना। तो माइक्रोस्कोप फॉर अ पेयर ऑफ नॉन ल्यूमिनस के लिए जो आपका रिजॉल्विंग पावर आता है दैट इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 इंटू एन ए, लैम्बडा अपॉन 2 इंटू एन ए, वेयर एन ए इज द न्यूमेरिकल एपर्चर, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूमेरिकल एपर्चर बोलेंगे। और जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए लगेगा 1.22 और या फिर 0.61 लैम्बडा अपॉन एन ए, 0.61 लैम्बडा अपॉन एन ए, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी उसी लाइन में है, दैट इज आर इज इक्वल टू 1/θ, दैट इज d अपॉन 1.22 लैम्बडा, d अपॉन 1.22 लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, योर रिजॉल्विंग पावर। इसी को ही 1/θ मैं कर सकता हूँ। तो इसके आप अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं फॉर्मूलेस भी ध्यान में रखते हो तो भी वेल इनफ है। बाकी रेडियो टेलीस्कोप जो हमारे रेडियो सिग्नल्स को क्या करते हैं, सेंड करने के लिए यूज होता है, सो दैट इज व्हाट योर रेडियो टेलीस्कोप। So it is used to send signal, okay, that is communication, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, इतना भी आप करते हो तो भी वेल इनफ है। थोड़े एक दो उसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेना, स्पेशली एक्सरसाइज के, ठीक है। तो अगर वो करते हो तो दैट इज ऑल गुड। सो हियर आई थिंक आपके 2.0 के सारे जो चैप्टर्स है वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं, एंड दैट इज वेल इनफ टू स्कोर गुड मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम। फाइन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।